Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. So today I will discuss with you one of the important topic, that is performance appraisal and methods of performance appraisal. So start it. What is performance appraisal? देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना कि वो काम कैसा कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उनको स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है या फिर उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। इसलिए क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है। और उसके मेथड्स क्या हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, मॉडर्न भी हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो पढ़ते हैं ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, चेकलिस्ट मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिक स्केल, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, फील्ड रिव्यू टेक्निक, ऐसे मेथड। एंड मॉडर्न में आते हैं 360 डिग्री अप्रेजल, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, असेसमेंट सेंटर्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सो फर्स्ट ये पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि इसका क्या प्रोसीजर रहता है परफॉर्मेंस को अप्रेज करने का। वो होता है सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए कि पर्टिकुलर जैसे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए। फिर उसी से मैच कर लिया जाता है कि वो अच्छा कर रहे हैं या बैड परफॉर्मेंस है। सो फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट स्टेप होता है कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स, मीन्स आप अपने वर्कर्स को, अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये बताओ कि आपने ये स्टैंडर्ड फिक्स किया है, उनका आपका ये टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का और उनकी परफॉर्मेंस इस तरीके की होनी चाहिए। नेक्स्ट आप करते हो मेजरिंग स्टैंडर्ड, फिर आप मेज़र करते हो स्टैंडर्ड्स को। जैसे कि आपने पहले स्टैंडर्ड डिसाइड किए, फिर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को बता दिया कि ये स्टैंडर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट आप क्या करते हो, उनको मेज़र करते हो। मेज़र करने के बाद कंपेयर करते हो कि जो आपने सेट किए थे स्टैंडर्ड एंड जो आपने मेज़र किए हैं वो कितने मैच कर रहे हैं। अब आप क्या करते हो, डिस्कस करते हो रिजल्ट को। एंड रिजल्ट अगर अच्छा आता है, बुरा आता है, वो आप चेक करोगे। अच्छा आता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, एंड अगर बैड परफॉर्मेंस रहती है, मैच नहीं होती है, नेगेटिव जाती है, तो आप उसके लिए अच्छे डिसीजन लोगे या फिर अच्छे स्टैंडर्ड उसके लिए फिक्स करोगे। टेकिंग करेक्टिव डिसीजन भी यहाँ पे आ सकता है या फिर टेकिंग करेक्टिव स्टैंडर्ड। एग्जाम में टेकिंग करेक्टिव एक्शन के को लेकर आया था, क्वेश्चन में प्रोसेस ही पूछी गई थी। सो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि कौन से मेथड ट्रेडिशनल में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी के पेयर बना के उनकी परफॉर्मेंस को एक दूसरे से मैच किया जाता है, कंपेयर किया जाता है कि किसकी परफॉर्मेंस किसके कंपैरिजन में अच्छी है या बुरी है। सो इट कंपेयर्स ईच एम्प्लॉय विद एवरी इंडिविजुअल प्रेजेंट इन द सेम टीम एंड डिपेंडिंग ऑन देयर कंपैरेटिव परफॉर्मेंस टू द एम्प्लॉय हु हैज़ परफॉर्म द बेस्ट अप्रेजल आर गिवन। सो आप ये देखते हो कि कौन से जो एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, फिर आप उसको अप्रेज करते हो, उसको कुछ जो है बेनिफिट जैसे इंसेंटिव प्रोवाइड करते हो, उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके जो अच्छा कर रहा है आप उसको कुछ अच्छा जो है प्राइज दोगे, और जो गलत कर रहा है, जो अच्छी परफॉर्मेंस जिसकी नहीं है, उसके लिए आप ट्रेनिंग का सिस्टम रखोगे या फिर उसको एक तरीके से समझाओगे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट मेथड है चेकलिस्ट मेथड। अंडर दिस मेथड चेकलिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ येस और नो बेस्ड क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड। इसमें क्या करते हैं, एक चेकलिस्ट बना दी जाती है जिसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड क्वेश्चन सेटअप किए जाते हैं पहले से ही, और उसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन गिवन होते हैं, येस एंड नो का। जैसे कि आपका एम्प्लॉय डिसिप्लिन में रहता है, क्या वो अच्छे से काम करता है, क्या वो जॉब में इंटरेस्टेड है, और इनके आंसर सिर्फ येस और नो में ही देने होते हैं। ये होता है चेकलिस्ट मेथड। अब जैसे पेयर्ड कंपैरिजन मेथड है, उसमें क्या होता है, ए को बी से, ए को सी से, ए को डी से, इनकी परफॉर्मेंस को, यानी कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है आप उसको सभी अलग अलग एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर रहे हो।
ठीक वैसे ही जो नेक्स्ट एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को सभी एम्प्लॉयज़ के साथ कंपेयर किया जाता है और हर एम्प्लॉय का पेयर बना के कंपैरिजन किया जाता है परफॉर्मेंस का। एंड चेकलिस्ट मेथड में क्वेश्चन पहले से ही सेट किए जाते हैं एंड येस और नो को ही रखा जाता है, जैसे कि जो एम्प्लॉय है वो रेगुलर जॉब पर आता है या नहीं, वो डिसिप्लिन में रहता है या नहीं, इंटरेस्टेड है या नहीं जॉब में, कितनी मिस्टेक्स करता है, रेगुलर मिस्टेक हो रही हैं, इन सभी चीज़ों के लिए, या फिर फेवरेटिज्म है टूवर्ड्स पर्टिकुलर कलीग्स का। तो ये सब जो है क्वेश्चन सिर्फ येस और नो में ही होते हैं, चेकलिस्ट मेथड होता है ये। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है, क्रिटिकल मीन्स एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा इंसिडेंट जिसमें कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को किसी भी तरीके की हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्रिटिकल इंसिडेंट में जो इवेल्युएट की जाती है परफॉर्मेंस, वो आता है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एग्जाम में पूछा गया है। Critical incident technique in which analyzes the behavior of employees in certain events in which either he performed very well and the ones in which he could have done better। या देखिए कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही क्रिटिकल थी उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का उस टाइम पे परफॉर्मेंस कैसी रही थी, अच्छी थी, बुरी थी, उसने सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया था, ये देखा जाता है। और फिर साथ ही हो सकता है कि किसी एक एम्प्लॉय ने या कुछ एम्प्लॉयज़ ने बहुत अच्छे से बिहेव किया हो, सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया हो, और जो अदर एम्प्लॉय है वो इतना अच्छे से ना कर पाया हो। जैसे कि एक सेल्स पर्सन है, अगर एक दिन बहुत बिजी डे था, उसने अपने ब्रेक के टाइम पे भी काम किया और दूसरे ने जो है नहीं किया, या फिर उसने तो जो ऑपरेटर है या फिर मैनेजर है उसकी कॉल तक पिक नहीं की, तो वो एक क्रिटिकल इंसिडेंट सिचुएशन होती है जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया गया कि एक एम्प्लॉय आपका अच्छा है एंड दूसरे ने की जो परफॉर्मेंस थी वो उस सिचुएशन में बहुत बैड रही है। ये था क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड और ये भी एग्जाम में पूछा गया था। इसमें सुपरवाइजर क्या करता है, रिटर्न रिकॉर्ड रखता है क्रिटिकल इंसिडेंट्स का, इवेंट्स का, कि जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने उन इवेंट्स पर उस सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव किया था। सो नेक्स्ट है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जितने होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की होती है, 10% अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 40% कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं, या फिर 100% कर रहे हैं, उनको जो आपके मैनेजर होते हैं और जो सुपरवाइज़र होते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि वो अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में बताए, उनको रेटिंग दे। जैसे कि 10% उसकी परफॉर्मेंस है तो वो पुअर होगी, 40% जाती है, नेक्स्ट 40 जाती है तो फेयरली गुड, मीन्स 50% पे वो फेयरली गुड है, एंड और 40% अगर उसकी जाती है दैट गुड हो जाती है, एंड फिर और 10% बढ़ जाती है सो एक्सीलेंट हो जाती है, मीन्स वो अंडर परफॉर्म कर रहा है अगर वो 10% पर है, एंड अगर वो 80 तक स्कोर कर पा रहा है तो 80-90 तक स्कोर करता है तो एवरेज परफॉर्मर है, एंड अगर वो 100 कर पाता है तो हम मानते हैं कि उसकी हाई परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ये होता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब नेक्स्ट है ग्राफिक रेटिंग स्केल। ये एक न्यूमेरिकल स्केल होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डेटा होता है उसको हम ग्राफ पे दिखाते हैं। द रेटर इज गिवन अ प्रिंटेड फॉर्म फॉर एम्प्लॉय टू बी रेटेड। द फॉर्म कंटेन्स सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटिंग टू द पर्सनैलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। मीन्स इसमें भी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ही एक तरीके से सेट कर दिए जाते हैं, कुछ पॉइंट्स स्टेटमेंट सेट की जाती हैं और उनमें आगे जो है ऑप्शन होते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या ये एम्प्लॉय कैसा है, तो आपको जो एम्प्लॉय के बारे में रेटिंग देनी होती है, सुपरवाइजर को, मैनेजर को रेटिंग देनी होती है। जैसे कि अभी इसमें दिखाया गया है, अटेंडेंस में कैसा है, फेयरली गुड्स है, मीन्स वो टाइम से आता है, एक्सीलेंट होता है कि वो कभी भी एम्प्लॉय जो है आपका वो छुट्टी नहीं लेता है बेवजह, और वो हमेशा उसकी जो प्रेजेंट होती है, अटेंडेंस होती है, वो अच्छी रहती है। नेक्स्ट है जैसे बिहेवियर टूवर्ड्स सबॉर्डिनेट, वो अपने सबॉर्डिनेट के साथ कैसा बिहेव करता है, फेयरली गुड करता है या बहुत अच्छा करता है, एक्सीलेंट करता है। इसी तरीके से सिंसियरिटी, डिपेंडेबिलिटी, ये सभी आते हैं और इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, पुअर है, फेयरली गुड है, फेयरली पुअर है, एक्सीलेंट है, इस तरीके से।
सो नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो इम्प्लॉय के बारे में सुपरवाइजर देते हैं, एंड सुपरवाइजर को पता होता है अपने इम्प्लॉयज़ के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उनके अचीवमेंट क्या है, फेलियर क्या है और उनकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये रिपोर्ट बहुत ही जो सुपरवाइजर होगा उसी को इम्प्लॉय के बारे में पता होगा। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो सुपरवाइजर बनाता है अपने इम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को लेकर के, उसमें क्या अच्छाई बुराई है, कितना अच्छा वो परफॉर्म कर पा रहा है, क्या उसकी अचीवमेंट है, कितनी सक्सेस उसको मिली है, कितनी फेलियर है, काम करने में कैसा है, ये सब रिपोर्ट जो है सुपरवाइजर प्रिपेयर करता है। अब नेक्स्ट है ऐसे मेथड। अंडर दिस मेथड द इवेल्युएटर राइट्स अ शॉर्ट ऐसे ऑन द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इम्प्रेशन। अब जो इसमें सुपरवाइजर होता है वो क्या करता है, ऐसे मेथड में एक छोटा सा ऐसे लिखता है अपने इम्प्लॉय के बारे में कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, उसका इम्प्रेशन कैसा है, मीन स्टार्टिंग से लेकर अब तक उसने जो है कितने अच्छे से परफॉर्म किया है, चाहे वो क्रिटिकल सिचुएशंस आई हो, क्रिटिकल इंसिडेंट हो या कैसी भी इंसिडेंट हो, नॉर्मल उसने कितना बिहेव किया है अच्छे से एंड कितनी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उसका एक छोटा सा ऐसे बना करके सुपरवाइजर उसको इवेलुएट करता है अपने इम्प्लॉयज़ को। सो नेक्स्ट है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। अब स्ट्रेट रैंकिंग मेथड में क्या आता है, इवेल्युएटर असाइन रिलेटिव रैंक टू ऑल द एम्प्लॉयज इन द सेम वर्क। मीन्स जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको सभी सेम काम के लिए सभी को रैंक दी जाती है कि किस एम्प्लॉय ने कितना अच्छा काम किया। जैसे कि एक एप्लीकेशन होती है, कोई भी ऐप होता है तो हम सभी उसको यूज़ करते हैं, लेकिन जब रेटिंग देते हैं तो कोई 5 देता है, कोई 4 देता है, कोई 3 देता है। ठीक वैसे ही जो एम्प्लॉयज होते हैं बहुत सारे, उन सभी को काम तो वो सभी एक ही कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, लेकिन जो सुपरवाइजर होता है उनका, वो उनको रेटिंग देता है कि कौन कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। सेम वही तरीका है कि पोरेस्ट होगी तो आप 1 या 2 रेटिंग दोगे, बहुत अच्छा अगर वो एक्सीलेंट वर्क कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आप 5 स्टार की रेटिंग दोगे। ये होता है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। अब नेक्स्ट है फर्स्ट चॉइस मेथड। इस टेक्निक में क्या होता है, जो रेटर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है रेटिंग को। द पर्पस इज टू एलिमिनेट द रेटर बायस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। कई बार क्या होता है कि अगर सब्जेक्टिव अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो उसमें थोड़ी बायसनेस आ जाती है, जो कई बार फेवरेटिज्म की वजह से क्या होता है कि जो रेटर होता है वो बायसनेस कर देता है, जो उसका फेवरेट एम्प्लॉय होता है वो उसको रेटिंग अच्छी दे देता है। लेकिन फर्स्ट चॉइस मेथड में उसको जो फोर्स किया जाता है रेटिंग देने के लिए येस और नो में, ताकि एलिमिनेट हो जाए बायसनेस सेंट्रल टेंडेंसी की, रेदर देन बायस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड नेक्स्ट है ग्रुप अप्रेजल मेथड। अब ग्रुप अप्रेजल मेथड जिसे नाम से क्लियर है कि इसमें ग्रुप में ही सभी की परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो जो साथ में काम कर रहे हैं उन सभी की बारे में सुपरवाइजर इमीडिएट रिपोर्ट रेडी करता है। वो देखता है उनके बिहेवियर को कि उन्होंने ग्रुप में कितना अच्छा काम किया है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस है, एंड उनके परफॉर्मेंस को मेज़र करता है। फिर उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस देखता है, फिर एनालाइज करता है कैसी अच्छी है परफॉर्मेंस, गुड है, बैड है, एंड फिर सजेशन देता है ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर पाए फ्यूचर के लिए। ये होता है ग्रुप अप्रेजल मेथड। अब नेक्स्ट है फील्ड रिव्यू मेथड। इन फील्ड रिव्यू मेथड अ ट्रेनिंग ऑफिसर फ्रॉम HR डिपार्टमेंट इंटरव्यू द सुपरवाइजर टू इवेल्युएट देयर रिस्पेक्टिव सबऑर्डिनेट। अब फील्ड रिव्यू मेथड में क्या होता है, ट्रेनिंग ऑफिसर जो HR डिपार्टमेंट का होता है वो इंटरव्यू लेता है किसका, सुपरवाइजर का, ताकि वो क्या कर पाए, सबऑर्डिनेट की जो परफॉर्मेंस है उसके लिए पूछ पाए सुपरवाइजर से। बाय आंसरिंग दीज क्वेश्चंस आ सुपरवाइजर गिव्स हिज ओपिनियन अबाउट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। जो इंटरव्यू एक तरीके से होता है उसमें जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर अपने सबऑर्डिनेट के बारे में अपने ओपिनियन रखता है, अपने विचार रखता है। वो बताता है कि जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट है उसके, वो किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस है, कौन जो सबऑर्डिनेट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसकी परफॉर्मेंस बुरी है, किसकी अच्छी है, किसके काम में प्रोग्रेस है, और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, प्रमोशन पोटेंशियल क्या है, मतलब कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसको प्रमोशन मिल सकती है फ्यूचर में। ये सभी सुपरवाइजर बताता है HR डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग ऑफिसर को जो उसका इंटरव्यू लेता है। ये होता है फील्ड रिव्यू मेथड। अब नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड्स।
मॉडर्न मेथड्स में आते हैं असेसमेंट सेंटर, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, ये बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, एमबीओ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड 360 डिग्री अप्रेजल से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो असेसमेंट सेंटर क्या होते हैं? असेसमेंट सेंटर और मैनेजमेंट सेंटर इज वन ऑफ द सिलेक्शन टेक्निक्स यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज। अगर KSA के बारे में आता है तो KSA की फुल फॉर्म होती है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज। असेसमेंट सेंटर में क्या करता है? मैनेजमेंट असेस करता है, सिलेक्शन टेक्निक यूज करता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो उसकी एम्प्लॉयज हैं उनकी नॉलेज कितनी है, उनमें उनकी स्किल्स कैसी हैं, उनमें काम करने की एबिलिटी कितनी है। Traditional assessment center involves 6 participants and lasts from one of the 3 days. The participants are evaluated by trained assessors by various techniques like simulation and also sometimes using interview and test. जो पुराने वाले assessment center होते थे वो क्या करते थे? Simulation वाली situation रखते थे। अब इस simulation वाली situation क्या है? Means आप बिल्कुल ऐसी situation create करो, hypothetical situation हो जैसे जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप उनके साथ एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करो जैसे कि वो एक्चुअल उसका है ऑर्गेनाइजेशन का है। जैसे मैनेजमेंट की पोस्ट पर वो पर्टिकुलर किस तरीके से बिहेव करेगा, या फिर उनसे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं या फिर टेस्ट किए जाते हैं। ये था ट्रेडिशनल असेसमेंट सेंटर। एंड अभी क्या होता है, जो सिमुलेशन टेक्निक होती है, पार्टिसिपेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर उनके सामने रियलिस्टिक सिचुएशन रख दी जाए, लेकिन हाइपोथेटिकल सिचुएशन मीन्स वो एक्चुअल नहीं है, वो बनाई गई है ऐसी सिचुएशन ताकि ये एक्सेस किया जा सके कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एम्प्लॉय है वो कैसे बिहेव करेगा। फिर अगर उसको रियलिस्टिक टास्क दिए जाएं तो वो कैसे उनमें परफॉर्म करेगा। सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड सिमुलेशन एक्सरसाइज इंक्लूड, इसमें कैसे किया जाता है? इन बास्केट एक्सरसाइज। अब इन बास्केट एक्सरसाइज में क्या होता है कि एम्प्लॉय के सामने बहुत सारे काम रख दिए जाते हैं, मतलब बास्केट में एक तरीके से जैसे उसको काम के साथ फुल कर देना कि अब जैसे उसके पास बहुत सारे ईमेल्स हैं या फिर उसको बहुत सारे जो है फ़ोन कॉल्स भी करने हैं एंड उसको और भी बहुत सारे काम है, फाइल्स भी चेक करनी है। तो एक उस जो एम्प्लॉय है उसको आपने बहुत सारे काम दे दिए, अब वो प्रायोरिटी सेट करेगा कि उसने क्या काम पहले करना है। तो ये कैसी सिचुएशन हो जाएगी कि आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन उसके सामने रखी है एम्प्लॉय के, एंड अब आप इवेल्युएट कर रही हो कि जो आपका एम्प्लॉय है वो किस तरीके से उस टाइम पर बिहेव करेगा। लीडरलेस ग्रुप डिस्कशन मीन्स वहाँ पर लीडर नहीं है एंड फिर आप देखते हो कि वो किस तरीके से डिस्कशन कर पाते हैं, काम कैसे कर पाते हैं। मैनेजमेंट गेम्स, फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज, इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज, ये सब क्या है? एग्जाम्पल हैं असेसमेंट सेंटर के सिमुलेशन टेक्निक्स के। अब नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। अंडर दिस मेथड परफॉर्मेंस इज जस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हमने पढ़ा था। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड क्या है कि जितने आपने एम्प्लॉयज़ को देखे, सबसे पहले तो आपने क्या किया? सिलेक्शन, सबसे पहले आपने प्लान किया कि आपको इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, फिर आपने रिक्रूटमेंट निकाली होगी, फिर सभी ने जो अप्लाई किया होगा, एम्प्लॉयज़ ने जो काम करना चाहते हैं, फिर आपने सिलेक्शन किया होगा कि कौन कौन से एम्प्लॉय आपके लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लायक है, फिर आपने उनको सिलेक्ट किया होगा, फिर इंडक्शन, उनको इंट्रोड्यूस कराया होगा, काम सिखाया होगा, ट्रेनिंग दी होगी, एंड कंपनसेशन। ये सभी जो है क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे हैं जो वो अपने ह्यूमन रिसोर्स पर करती है। फिर उसके बाद जो है कंट्रीब्यूशन में क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेनिंग इज द मनी वैल्यू ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। मीन्स जो आपके एम्प्लॉयज हैं अब उन्होंने उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में कैसा काम किया है, उन दोनों को मैच किया जाता है। मींस आपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाए हो, रिक्रूटमेंट की, सिलेक्शन किया, ट्रेनिंग की, इन सभी पे आपका जो खर्च आया और जो एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, अगर वो कम है तो वो कैसा होगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैड परफॉर्मेंस होगी, एंड अगर वो अच्छा है तो वो कैसा होगा? आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ह्यूमन रिसोर्स पर आपने खर्च कम किए हैं लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई है। सो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन
विल रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। ये होता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड में। अब नेक्स्ट मेथड है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। एक बार तो एग्जाम में इसकी सिर्फ जो है बिल्कुल वन लाइनर ही क्वेश्चन था ये, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। BARS है क्या चीज? सो BARS क्या है? They are rating scales whose scale points are determined by statement of effective and ineffective behavior। इसमें दो जो टेक्निक हैं, दो जो मेथड्स हैं, उनको मिक्स किया गया है। एक तो है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड जो था उसको इन्वॉल्व किया गया है, और दूसरा रेटिंग देने वाला मेथड। इन दोनों को मिक्स करके ये मेथड बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। मीन्स एक क्रिटिकल जो इंसिडेंट सिचुएशन आपके सामने आती है उसमें आप कैसे बिहेव करते हो उसके बिहाफ पर आप रेटिंग दे रहे हो, एंड फिर वो कैसी है स्टेटमेंट आपकी इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है ये आप देखते हो। अब जैसे बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल है, कॉम्बिनेशन है वो क्रिटिकल इंसिडेंट का एंड रेटिंग स्केल मेथड्स का ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। Under this method, the scale points are defined by critical, effective and ineffective behavior of the employee। अब इसमें आप पॉइंट्स देते हो, उनको रेटिंग देते हो कि उन्होंने कितना अच्छा बिहेव किया, मतलब क्रिटिकल सिचुएशन थी, अगर उसने अच्छा बिहेव किया तो आपने अच्छी रेटिंग दे दी, अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्रिटिकल सिचुएशन में तो आपने उनको कम रेटिंग दे दी। तो वो क्या है? बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल मेथड। अब नेक्स्ट आता है 360 डिग्री अप्रेजल। 360 मीन्स ओवरऑल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। अब 360 डिग्री अप्रेजल मेथड क्या कहता है कि आप जो है उसको चारों तरफ से एक जो आपका एम्प्लॉई है उसकी हर तरफ से इवेल्युएट कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस को, चाहे उसके साथ कस्टमर हो, एम्प्लॉइज हो, कलीग्स हो, मैनेजर हो, सबऑर्डिनेट हो या वो खुद हो, सभी उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं। ये होता 360। सो दिस मेथड इन्वॉल्व गेटिंग अ फीडबैक अबाउट द एम्प्लॉय फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट विद हिम ड्यूरिंग हिज वर्किंग आवर। जो भी आपके एक एम्प्लॉय से पर्टिकुलर टाइम पे जो वर्किंग आवर में जितने भी इंटरेक्ट करते हैं उन सभी से आप फीडबैक लेते हो कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। दे कैन बी हिज पीयर्स, वो उसके पीयर्स हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, सुपीरियर, कस्टमर, जो भी उससे इंटरेक्ट करते हैं, या वो खुद भी हो सकता है एम्प्लॉई आपका। सो जैसे कि इंडिया की कुछ कंपनीज हैं जो इस मेथड को फॉलो करती हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो कॉर्पोरेशन, इन्फोसिस, थॉमस कुक, ये सभी क्या करती हैं? इसी मेथड को यूज करती हैं ताकि जो आपके एम्प्लॉई हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। अब नेक्स्ट है जैसे 360 डिग्री अप्रेजल। अब इसमें कौन कौन जो है अप्रेज करता है परफॉर्मेंस को? टॉप मैनेजमेंट करता है, इमीडिएट सुपरवाइजर करते हैं, पीयर्स, सबऑर्डिनेट, सेल्फ, कस्टमर। जितने भी एक उसके एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट करते हैं पर्सन, वो सभी उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं। वो आता है 360 अप्रेजल मेथड में। अब नेक्स्ट मेथड है MBO, ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि ये दिया किसने था? पीटर एफ ड्रकर ने दिया था 1954 में। एंड साथ ही MBO क्यों बनाया गया था, ये मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि स्टेप्स क्या हैं। अलग अलग एग्जाम में मतलब ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर कई बार पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव डेवलप किया था पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में। अब MBO has been defined as a process whereby the superior and subordinate managers of an organization jointly identify its common goals। मीन्स जो आपके एम्प्लॉई हैं एंड जो आपके मैनेजर हैं वो सभी मिलकर क्या करते हैं? पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट कर लेते हैं। जो उनके पर्सनल गोल हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, वो सभी मिलकर उन्होंने सेट कर लिए। फिर के वो क्या करते हैं? अपना टारगेट रख लेते हैं परफॉर्मेंस का कि उतनी परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए। फिर परफॉर्मेंस का टारगेट उन्होंने सेट किया और उसके बाद वो फीडबैक लेते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अब कैसी रही है। सो ये होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में। इसका बेनिफिट क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ को भी अच्छे से पता होता है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये है और उनको जो है ये काम करना है। पहले से उनको ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं, सो उनकी परफॉर्मेंस इस मामले में अच्छी रहती है। MBO इज एम्प्लॉय ड्राइवन अप्रोच ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल विच इन्वॉल्व सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इन सेटिंग गोल। अब जब आपने एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट को भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की
गोल सेट करते टाइम इन्वॉल्व किया है तो उनको भी पता रहता है कि हाँ हमें जो है उस टाइम पर पूछा गया था जब ऑब्जेक्टिव सेट किए गए थे, तो अब हमने ये काम करना है एंड हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, हमारा ये टारगेट है, हमने ये परफॉर्मेंस जो है इतनी अचीव करनी है। सो ये आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में, जिसे एम्प्लॉयज बिकम क्लियर अबाउट विच पार्ट टू वर्क ऑन टू गेट द गोल्स। उनको ये अच्छे से क्लियरली डिफाइन होता है कि कौन सा जो है पाथ है, कौन सा रास्ता है जिसपे उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल मिलेगा। सब्सिक्वेंटली इंक्रीजिंग एंड इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस लेवल एंड दिस इज अ फेयर मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग बिकॉज द एम्प्लॉय नोज एंड द ओड्स दैट ही इज मेजर्ड अगेंस्ट। सबसे अच्छा मेथड ये रहता है कि उनको एम्प्लॉयज़ को पहले से ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अच्छे से पता होते हैं, उनको पता होता है कि उनको क्या काम करना है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहनी चाहिए। सो ये होता है मैनेज। अब जैसे प्रोसेस ऑफ एमबीओ भी गिवन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिफाइन करना पड़ेगा एंड उसके बाद डिफाइन करेंगे एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, मतलब सभी एम्प्लॉयज़ को क्या काम करना है, उनको किस तरीके से काम करना है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन को काम को गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। अब आप ये चेक करते रहोगे कि काम में कितनी प्रोग्रेस है, सबकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करोगे परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। आपने परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर आप क्या करते हो, प्रोवाइड कराते हो फीडबैक। ये थी प्रोसेस ऑफ एमबीओ मींस मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो पीटर एफ ड्रकर ने दिया था। मींस आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करके एक पूरी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो एंड लास्ट में देख रहे हो कि आपने जो सेट किए थे गोल वो आपके ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। सो ये था मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। इनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।